नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी और उनके दोनों अलायंस पार्टनर एकनाथ शिंदे और अजित पवार, मोटे तौर पर कहें तो एनडीए, क्या इन सब का रथ एक साथ अपने सबसे बड़े गढ़ में फंस गया है? महाराष्ट्र में जिस राजनीतिक टापू पर एनडीए बचा हुआ दिखाई देता था, अब उस टापू पर भी पनाह मिलने की गुंजाइश नहीं बची है। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि जिस इलाके ने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की लाज बचाने का काम किया, जहां नाक कटने से बची थी, अब वो इलाका भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और इन 288 सीटों में 75 सीटें तटीय महाराष्ट्र में आती है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। कोंकण का इलाका भी है तो मुंबई महानगर भी है इस तटीय महाराष्ट्र में, कोस्टल महाराष्ट्र कहते हैं इसे। और इस तटीय महाराष्ट्र की स्थिति यह है कि लोकसभा चुनाव में यहां की 12 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें एनडीए ने जीती थी, 3 भारतीय जनता पार्टी ने जीती, उसमें नारायण राणे भी है, पीयूष गोयल भी है। 3 सीटें एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने जीती और उसमें 1 सीट तो 48 वोट से जीती। 1 सीट से मुख्यमंत्री के बेटे जीते और अजीत पवार की पार्टी का कहीं खाता खुला था तो वो खाता भी इसी इलाके में खुला था जब रायगढ़ की सीट पर सुनील तटकरे जीतकर संसद पहुंचे थे। यानी 12 में कुल जमा 7 सीटें इन्हें मिल गई थी। और जिस इलाके में 12 में 7 सीटें मिली हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे मजबूत स्थिति में यहां बीजेपी और एनडीए को क्यों माना जा रहा था। कारण यह है कि पूरे महाराष्ट्र की स्थिति को देखें तो पूरे महाराष्ट्र में 17 सीटें मिली थी एनडीए को और 17 में जो बाकी 36 लोकसभा सीटें हैं, यानी कोस्टल महाराष्ट्र की 12 सीटों को छोड़कर जो बाकी 36 सीटें हैं, उन 36 सीटों में से सिर्फ 10 सीटें बीजेपी को हाथ लगी थी। लेकिन इस इलाके में गोवा बॉर्डर यानी सिंधुदुर्ग से शुरू करके नॉर्थ तक देखने की कोशिश करें, नॉर्थ मुंबई के इलाके तक, तो इसमें 7 लोकसभा सीटें और कुल जमा 288 में से 75 विधानसभा सीटें इस इलाके में आती है। याद रखिए, इसी इलाके में मुंबई भी आता है। इसी इलाके में मुंबई के उपनगरीय इलाके मसलन थाने और कल्याण का इलाका भी आता है। इसी इलाके में कोंकण का वो तटीय इलाका भी आता है जिसमें कोंकण रेलवे और उस सड़क से जब आप गुजरते हैं, मुंबई टू गोवा फिल्म में आपने देखा होगा जब तमाम लाफ्टर चैलेंज वाले राजू श्रीवास्तव और दूसरे लोग काम कर रहे थे, उसी कोंकण इलाके की सड़क का आपने दर्शन किया होगा जिस पर वो पूरी फिल्म शूट की गई थी। तो क्या खूबसूरत प्राकृतिक नजारा है। लेकिन यह खूबसूरत प्राकृतिक नजारा भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या इतना ही खूबसूरत है? नारायण राणे के 2 बेटे चुनाव लड़ेंगे, एक बीजेपी से तो एक एकनाथ शिंदे वाली पार्टी से। मुंबई महानगर का अपनी समस्याएं हैं, उन्हें अपना मेयर तक नहीं चुनने दिया जा रहा, उन्हें लोकल बॉडी में खुद मुख्तारी तक नहीं दी जा रही। ब्यूरोक्रेसी के सहारे किसी न किसी तरह से मुंबई महानगर पालिका को चलाया जा रहा है। चुनाव क्यों नहीं होने दिया जा रहा? चुनाव इसलिए नहीं होने दिया जा रहा क्योंकि चुनाव होगा तो वहां शिवसेना असली कौन है उसकी ताकत का पता चल जाएगा। और पिछली बार चुनाव चिन्ह के गफलत में 3 लोकसभा सीटें जीत गई थी शिंदे गुट, वरना 1 से ज्यादा की हकदार वो दिखती नहीं थी। ठाणे में मुख्यमंत्री अपने बेटे को जिता ले जाते, यह संभव था, लेकिन बाकी 2 सीटें उन्हें धुप्पल में मिली है, चुनाव चिन्ह की गफलत में मिली है। तो इस इलाके में बीजेपी के कमजोर पड़ने का कारण क्या है? एक तरफ कोंकण की अपनी समस्याएं हैं, तटीय इलाके की, और उस इलाके में भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी बहुत तेजी से पांव पसारती जा रही है। दूसरी तरफ मुंबई की अपनी परिस्थितियां हैं। सिर्फ बीएमसी का मामला ही नहीं है, दरअसल मुंबई की राजनीति में मराठी मानुस और मुंबई के वेल्थ के ऊपर गुजरात के से आए हुए गुजराती मूल के लोगों का कब्जा, यह भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और इसी मुद्दे का परिणाम है कि पीयूष गोयल ने जब लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव लड़ने का मन बनाया या भाजपा आलाकमान ने किसी तरह उन्हें राजी किया, तो ऐसा नहीं था कि वो साउथ मुंबई या किसी दूसरी सीट पर चले गए थे चुनाव लड़ने।
उन्होंने नॉर्थ मुंबई की सीट का सिलेक्शन किया। नॉर्थ मुंबई क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में वहां उत्तर भारतीय और गुजराती मूल के लोग भी रहते हैं। लेकिन क्या गुजराती मूल के लोगों के सहारे और उत्तर भारतीयों के सहारे क्या यह पूरा इलाका और 75 लोकसभा सीटें निकल जाएंगी? हकीकत तो यह है कि उत्तर भारतीय भी अब पूरे मन से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। कभी हुआ करते थे, कभी वो कांग्रेस के साथ भी हुआ करते थे। संजय निरुपम, कृपा शंकर सिंह जैसे लोग, उत्तर भारत से गए हुए लोग वहां उत्तर भारतीयों की नेतागिरी करते थे। अब जमाना बदल गया, पीढ़ी बदल गई, नेता की जगह मुद्दे हावी हो गए, और नेता की जगह जब मुद्दे हावी हो गए तो कोंकण इलाके को ही सबसे पहले दिख रहा है कि आखिर उनके इलाके के पोर्ट की जगह, उनके इलाके के बंदरगाह की जगह, कांडला से लेकर सूरत तक गुजरात में कहा जा रहा है कि 1 इंच जमीन नहीं बची है। उस इलाके के पोर्ट पर ही ध्यान क्यों दिया जा रहा है? सीधे सीधे ये कोंकण इलाके के और उस पूरे इलाके को देखा जाए तो ये भारत की जो पश्चिमी तटीय रेखा है, उस पश्चिमी तटीय रेखा पर महाराष्ट्र के वेल्थ को इग्नोर करने या कहीं ना कहीं उपेक्षा का भाव रखने की प्रवृत्ति है। और इस प्रवृत्ति के कारण इस पूरे इलाके के लोगों में एक अलग तरह की परिस्थितियां पैदा हुई है। आखिर इस इलाके में रोजगार कौन सा होता है? ढाबे चलाने का रोजगार, रिजॉर्ट चलाने का रोजगार। क्योंकि अब लोग सिर्फ गोवा घूमने नहीं जाते, अब लोग सिर्फ मुंबई घूमने नहीं जाते। उस पूरे इलाके के छोटे छोटे कोस्टल एरिया में कई सारे बीच ऐसे हैं जहां पर लोग रुकते हैं और शांति प्रिय तरीके से समुद्र और सागरीय जीवन का आनंद लेते हैं, और वही एकमात्र रोजगार का साधन है। लेकिन सवाल यह है कि वो कितने लोगों को रोजगार दे पाएगा, और उसी सेक्टर से कितने लोग अपनी जीविका चला पाएंगे। ये तमाम मुद्दे अब भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों पर भारी पड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के उस मॉडल पर भारी पड़ रहे हैं कि महाराष्ट्र को जो कुछ भी प्रोजेक्ट मिल रहा है उठा के गुजरात लेके चले जाओ। और जब इस पर भारी पड़ रहा है तो साफ दिखाई दे रहा है कि 36 सीटें मुंबई महानगर की है। उन 36 सीटों में, जी हां, जिन 75 का मैंने जिक्र किया, इन 75 सीटों में 36 सीटें मुंबई महानगर की है और 18 सीटें ठाणे की है, 6 सीटें कल्याण इलाके की है। यानी 60 सीटें तो यहीं की बन जाती है। अब सवाल उठता है कि 60 सीटें यहीं की बन जाती है तो 15 सीटें ही है कोंकण इलाके में नॉर्थ से साउथ तक। तो 75 में 60 सीटें जब मुंबई और उपनगरीय इलाके की है, और यहां पर एक बहुत बड़ी आंधी चलती हुई, कोई भी व्यक्ति उसे महसूस कर सकता है कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में कितनी बड़ी सहानुभूति है। उस सहानुभूति में कांग्रेस पार्टी भी अपने लिए कुछ सीटें ले रही है। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी उद्धव ठाकरे के साथ होने की वजह से और कुछ जनाधार भी उसका रहा है, उस वजह से वो पार पाले। लेकिन जरा शिंदे सेना की बात कीजिए, क्या ठाणे इलाके में भी वो 1-1.5 दर्जन जो सीटें हैं उस पर वो प्रभावी है? एक मुख्यमंत्री की सीट और 2 और सीट जो उसके आसपास की सीट है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शिंदे सेना वहां बाकियों की तुलना में 21 साबित हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भी तो 15 सीटें हैं उस इलाके में। और मुंबई की 36 सीटों में 31 से 32 सीटें ऐसी दिखाई दे रही है जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसी इलाके में वो सीट भी थी जहां उपचुनाव होना था, शिवसेना विधायक का देहांत हुआ था और उनकी पत्नी सरकारी नौकरी में थी। उन्हें वो चुनाव न लड़ पाए, इसलिए उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा था। बीजेपी ने कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने जब कहा कि इस्तीफा स्वीकार करना होगा क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है, उसके बाद डर का आलम यह था कि कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट हटा लिए क्योंकि बुरी हार का खतरा था। और बुरी हार से बचने के लिए तर्क क्या दिया गया कि जिस सीट पर किसी का देहांत होता है, किसी भी पार्टी के हों, उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं देते। जरा दूसरे राज्यों में देख लीजिए और दूसरी सीटों पर क्या बीजेपी इस नॉर्म्स को फॉलो करती है? नहीं करती है। अपनी सुविधा के हिसाब से नियम बनाए जाते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से तोड़े जाते हैं। और इस हालात के बीच, इस तरह की परिस्थितियों के बीच यदि बीजेपी का ये गढ़ नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चुनावी रथ फंसा रहा है तो इस इलाके में देवेंद्र फडणवीस भी काम नहीं आने वाले हैं।
वो नागपुर शहर में अपने आप को बचा ले, अपनी सीट के अलावा 2-4 सीटें बचा ले, यह उनकी उपलब्धियों के तौर पर इस चुनाव में शुमार किया जाएगा। पश्चिमी महाराष्ट्र में एक तरफ अर्बनाइजेशन है, एक तरफ शहरीकरण का एक विद्रूप नमूना कहें या नायाब नमूना कहें, दोनों देखने को मिलेगा। तो दूसरी तरफ वो बेहतरीन ग्रामीण संस्कृति भी कोंकण में मिलेगी जिसका दर्शन इस देश के दूसरे इलाके में आप नहीं कर सकते। सेमी अर्बन एरियाज भी मिलेंगे और इस पूरे इलाके को देखा जाए तो साफ दिखाई देता है कि यहां पर मुद्दा ना तो शरद पवार है ना ही कांग्रेस पार्टी है। कुछ हद तक एनसीपी का या कांग्रेस का असर जरूर है, मुद्दा यहां की स्थानीय समस्याएं हैं और मुद्दा महाराष्ट्र के साथ जो गुवाहाटी मॉडल खेला गया वो है, बीएमसी है, मुद्दा मराठी मानुष की अस्मिता का सवाल है और मराठा आरक्षण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस मुद्दे को मनोज जारंगे पाटिल ने मेन स्ट्रीम में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये 75 सीटें, यहां भी बीजेपी की नाक नहीं बची, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 50 पार करने की बात छोड़िए, 50 पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा कि आखिर 50 तक पहुंचा कैसे जाए। महायुति की बात छोड़ दीजिए कि शिंदे सेना का क्या होगा और अजीत पवार का क्या होगा। अजीत पवार बारामती लड़ने जा रहे हैं, मजबूरी भी थी, बारामती नहीं लड़ते तो लोग कहते कि हार के डर से चले गए। चुनाव के पहले ही बीजेपी और एनडीए का माहौल खराब होता, इस वजह से हो सकता है कि अजीत पवार को बारामती रुकने के लिए भी कहा गया हो एनडीए की तरफ से। हालात भारतीय जनता पार्टी के लिए उस राज्य में अब प्रतिकूल होते जा रहे हैं जिस राज्य की सत्ता जनमत से ना मिलने की स्थिति में गुवाहाटी मॉडल से दिलाई गई थी। और वो गुवाहाटी मॉडल आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के जी का जजाल ऐसा बना कि सबसे बड़ा गढ़ जहां 75 सीटें हैं, जी हां, तटीय महाराष्ट्र, वो तटीय महाराष्ट्र भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होता जा रहा है। आगे देखिए होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।